नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। आज हम लोग इस वीडियो में अपने उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो अंत तक वीडियो को देखें और बने रहें। उत्तर वैदिक सभ्यता का प्रारंभ पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल के बाद शुरू होता है और इसका समय होता है 1000 ईस्वी से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। इस वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल का प्रमुख जो रहा है वह यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथों के आधार पर इस काल का विभाजन किया गया या इसमें ही इसकी व्यवस्था के आधार पर ही इसको मिला हुआ है। इस काल में वर्ण जो है वह जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने लगा था और इस काल में लोहे के हथियारों का भी प्रयोग होने, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियार बनाना सीख गए थे, लोहे का हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए थे, लोहे के हथियार को चलाना जान गए थे और इस सभ्यता का विस्तार जो है वह गंगा जमुना दोआब तक विस्तारित भी हो गया था। तो उत्तर वैदिक सभ्यता, जहाँ पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक काल सभ्यता सिंधु नदी के आसपास में ही विस्तृत हुआ, वहीं पर उत्तर वैदिक सभ्यता जो है वह गंगा यमुना द्वाब तक विस्तारित हो गया था। साथ ही उत्तर वैदिक काल में आजीविका का जो मुख्य साधन था वह कृषि हो गया था, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि पर ही मुख्य रूप से आधारित हो गए थे। सतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण में आपको कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख भी मिलता है। साथ में काठक संहिता के 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख मिलता है, यानी उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग पूर्णतः कृषि पर आधारित हो गए थे। कृषि और शिल्पों में प्रगति के कारण ही उत्तर वैदिक कालीन लोग अस्थायी निवास बना, जहाँ ऋग वैदिक काल के लोग अस्थायी निवास नहीं रखते थे, उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी निवास रखने लगे, यानी अपना स्थान बनाने लगे। इस काल के लोग हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग हल को सिर कहते थे और जो हल रेखा थी उसको सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क थी और शतमान थी, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग निष्क और शतमान नामक मुद्रा इकाई का प्रयोग करते थे। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदथ का अस्तित्व समझो ऋग वैदिक काल का प्रमुख था विदथ, वह उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया। साथ में सभा में स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित है, यानी ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख अंतर रहा। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों को भी सभा में प्रवेश की अनुमति थी, वो निर्णय ले सकती थी, उत्तर वैदिक काल में वह चीज खत्म हो गई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया, सभा में वर्जित हो गया। और इसके साथ ही जब ये स्थिति आई तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई, यानी उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो उसमें क्या हुआ, सामाजिक स्तर में उनमें गिरावट आई। सतपथ ब्राह्मण में तो इस काल में अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो ऋग वैदिक काल की रहीं, गार्गी, मैत्रेयी, लेकिन इस काल में इनकी स्थिति में गिरावट है। साथ में इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, यानी ये प्रश्न बनता है कि सनातन धर्म में गोत्र प्रथा कब स्थापित हुई, तो आप जान लें कि गोत्र प्रथा सनातन धर्म में उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ, या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही मूल के पुरुष रहते थे और उससे उत्पन्न लोगों का जो समुदाय होता था उसको हम गोत्र व्यवस्था में रखे गए। अगर आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग का जो डीएनए सिस्टम पता करने का जो साइंटिफिक तरीका है ये हमारे गोत्र व्यवस्था से
पता चलता था कि आखिर व्यक्ति किस खानदान किस कुल का है। साथ ही जो पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था अब शूद्रों का देवता हो गया था। यानी जो ऋग्वैदिक काल में पूषण देवता थे, जो पशुओं के रक्षक देवता थे, वह क्या हो गए, इस उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में उनकी स्थिति हो गई। और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई। यानी उपनिषद कहते थे नहीं, ये सब नहीं, उपनिषद में बस आध्यात्मिक चिंतन की बात कही गई और एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया उत्तर वैदिक काल में। साथ में वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। तो वेदांग यानी शास्त्र, वेदांग यानी शास्त्र। तो 4 वेद, वेद के 6 अंग बताए गए, जिसमें वेद को एक पुरुष के रूप में दिखाया गया और उन्हीं से 6 वेदांगों की स्थिति को बताया गया। जैसे बताया क्या गया कि जो शिक्षा है वह वेद रूपी पुरुष का नाक है, यानी घ्राण केंद्र में है। जो निरुक्त है वह कान है, कर्ण है। जो ज्योतिष है वह स्रोत, जो ज्योतिष है वह चक्षु यानी आँख है। जो कल्प है वह वेद रूपी पुरुष का हाथ है। और जो व्याकरण है वह मुख है। व्याकरण क्या है, मुख है। और छंद जो है वह पैर है। यानी जो वेदांग हैं वो वेद को वेद पुरुष कहा गया और उनके अलग अलग अंगों के रूप में उनकी स्थापना हुई। जैसे शिक्षा को घ्राण यानी नाक बताया गया, कल्प निरुक्त को जो है स्रोत यानी कान बताया गया, कर्ण बताया गया, ज्योतिष को चक्षु यानी नेत्र बताया गया, कल्प को हाथ बताया गया यानी कर बताया गया और व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख बताया गया और जो छंद रहे उसको पैर बताया गया। तो इस हिसाब से उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विस्तार हुआ। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अब तक आपने नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।